हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, अपना हमारा क्रैश कोर्स जो था वो तो हो गया है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्रैश कोर्स की आगे की, राइट। सो इसमें हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जिसमें हम उसके हमारे 3 चैप्टर है ना फिजिकल केमिस्ट्री के, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो 5 उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ना हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो मैं बात करूँ सोल्यूशन के। सोल्यूशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट की बात करूँ ना, इसमें आपका हेनरीज लॉ हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन या एजियोट्रोप्स हो गया। इसमें इनकी एग्जाम्पल्स और इनके ग्राफ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ न्यूमेरिकल पार्ट पे। न्यूमेरिकल पार्ट में इसके कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैंट हॉफ फैक्टर जो हमने किया था, वैंट हॉफ फैक्टर, राइट। वैंट हॉफ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी टोटल जो वेटेज है अराउंड 7 to 8 मार्क्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो थ्योरेटिकल पार्ट में इसका जो कॉलरॉश लॉ हो गया, उसकी डेफिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल है ना, फ्यूल सेल, करोजन एंड उसकी जो प्रिवेंशन के लिए जितनी भी रिएक्शंस है, जितने इन सभी सेल्स के यूजेस है, इन सभी को आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट की अगर बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो दैट इज वेरी प्रिडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो इसमें जैसे ई नॉट सेल के हो गया, डेल्टा जी के सी के हो गया न्यूमेरिकल्स, फिर नर्न्स्ट इक्वेशन हो गया, ई सेल है ना, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसके जो भी आपके थे कंडक्टिविटी टर्म्स थी, है ना, ऐसे कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, वो सारी टर्म्स, रेजिस्टेंस वगैरह, कॉलरॉश लॉ के न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। फैराडेज लॉ के जो आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, अराउंड अबाउट आपके 9 से 10 नंबर का आपका ये चैप्टर बनता है। नेक्स्ट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। इसमें जो आपका थ्योरी वाला पार्ट की मैं बात करूं, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया, फिर रेट लॉ आ गया, जैसे ए से बी से, जैसे ए प्लस बी से जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट आपका आता है के इज इक्वल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये कैसे इसको लिखते हैं, है ना, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर और उसके जो भी रिलेशन है, मॉलिकुलैरिटी, ठीक है। मॉलिकुलैरिटी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस की होती है। देन ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू आपके जो रेट कांस्टेंट है उसके जो यूनिट्स हो गए, ठीक है। अगर जीरो ऑर्डर है, मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर है पर सेकंड एंड सेकंड ऑर्डर है तो पर मोल लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सारा कुछ आपका हो गया, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट में आपके जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के आपके जो क्वेश्चंस आ गए, इसमें थोड़ी सी आपकी डेरिवेशन पार्ट भी आएगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आपको थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन का पता होना चाहिए, बहुत इजी है। हमने ये क्रैश कोर्स में हमने ये सारी कुछ हमने किया हुआ है। अगर आपको नहीं याद आ रहा या अगर आपको अगर नहीं पता, तो एक बार से क्रैश कोर्स में वो वाला चैप्टर दोबारा अच्छे से ज़रूर देखना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया, डेरिवेशन, उसके ग्राफ, आर्हेनियस इक्वेशन होगी, फिर हाफ लाइफ, उसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। अराउंड अबाउट इसके भी 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर है। अब नेक्स्ट बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। मतलब जिस तरह के आपके क्वेश्चंस हर चैप्टर से बन सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg, प्रेशर इज 99.68 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज, जिसका मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम वाटर सो दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। के बी आपको दिया पानी के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। आपने क्या निकालना है इसमें, क्या भाई सुक्रोज हम कितना डालें। आपको पता भाई डेल्टा टीबी वाला ये वाला है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात है, डेल्टा टीबी वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टीबी कैसे आएगा। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हमारे पास आ रहा है ये वाला टेम्परेचर 99.68 डिग्री, है ना, तो यानी डेल्टा टीबी कितना हो गया आपका, कितना चेंज इन आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है, 0.32, ठीक है। 0.32 डिग्री सेल्सियस बोल लो, कैल्विन बोल लो, क्योंकि चेंज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको पता है डेल्टा डी बी किसके इक्वल होता था, के बी इंटू एम। एम क्या था, मोलालिटी, ठीक है। आपने निकालना मास ऑफ सोल्यूट यानी कि सुक्रोस, ठीक है। बस मोलालिटी का आपने फॉर्मूला लिख दिया, उसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। आप इधर को ये जो मास ऑफ सोल्यूट है इसको आप इस साइड पे लेके गए, टर्म्स को रीअरेंज किया, वैल्यूज पुट की उसकी, ठीक है, और आपका आंसर निकला है।
बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, और उससे आपके आंसर्स आसानी से निकल जाएंगे। सिमिलरली आपका कोई सोल्यूशन है 60 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 250 ग्राम वाटर फ्रीजेस एट 270.67 केल्विन, ठीक है, आपने मोलर मास निकालना है सोल्यूट का, KF और वाटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेम कहानी जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया वैसे ही हम इसमें भी देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, डेल्टा TF कैसे निकालोगे, 273 आपको पता है 0 डिग्री होता है ना, 273 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो कितना अब कम हुआ है 270.67, तो कितने अब कितना डिफरेंस आ रहा है उनका 2.33 केल्विन का, ठीक है। तो डेल्टा TF आपको पता है KF इंटू M, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ। आपने क्या निकालना है इसमें, आपने निकालना मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपने इस टर्म्स को रीअरेंज किया लाइक दिस, वैल्यूज पुट करी KF की, मास ऑफ सोल्यूट की, डेल्टा TF की, मास ऑफ सॉल्वेंट की, वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर अ 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल इस आइसोटोनिक विद 2.5% ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। आइसोटोनिक यानी कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दो सोल्यूशन का सेम है, π1 इज इक्वल टू π2, ठीक है। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आपने अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इसमें। भाई सीधी सी बात है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 को मैंने मान लिया ग्लूकोज, 2 को मैंने मान लिया अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। आपको गिवन मास है 6% यानी कि 6 ग्राम, ठीक है, 2.5% यानी कि 2.5 ग्राम, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर दो। आपको पता है आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए π1 इज इक्वल टू π2, ठीक है, यानी कि C1RT इज इक्वल टू C2RT, RT भी कांस्टेंट है, ये भी कट हो जाएंगे, C1 इज इक्वल टू C2। अब आपको पता है C1 C2 क्या है, मोलारिटी है। मोलारिटी आपको पता क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो आपके अलग अलग होंगे क्योंकि अलग अलग आपका कॉम्पोनेंट है, क्या सेम हो सकता है अगर C1 इज इक्वल टू C2, अगर आपकी मोलारिटी दो सोल्यूशन की सेम है तो उसके लिए क्या चीज़ सेम हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम नहीं हो सकते क्योंकि वो अलग अलग सोल्यूट है, अलग अलग अमाउंट में डिजोल्व हुए हैं, ठीक है। बट वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट हो सकती है, ठीक है, तो उसको हमने काट दिया, ठीक है, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। तो बस आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, आपने सेकंड का मोलर मास निकालना है, वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना होता है, न्यूमेरिकल से डरते नहीं है, न्यूमेरिकल्स में बस आराम से एक एक परत को, एक एक जो लेयर होती है ना उसको बस निकालते जाओ, ठीक है, एक एक जो आपका लेयर है उसको रिमूव करते जाओ एंड अपनी वैल्यूज को सबसे लास्ट में पुट करो, ठीक है। पहले सारा रीअरेंज वगैरह कर लो, एक एक जो आपने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है इक्वेशन में कर लो, ठीक है। उसके बाद एंड में अपनी वैल्यूज़ को पुट करो, ठीक है, एंड में अपनी वैल्यूज़ को पुट करो तो आपको आ जाएगा, आपको मिल जाएगी आराम से आंसर, ठीक है। अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन इज 100 mm Hg, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB इन 50 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन। आपने अज्यूम कर रहे हो कि कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है सोल्यूट की। भाई देखो ऊपर अगर आपको लिखा भी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आपकी कंप्लीट डिसोसिएशन हुई होगी AB की, ठीक है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है यानी कि AB किस में टूट रहा है, A+ और B नेगेटिव में, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। तो आपको पता है भाई दो आपकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, यानी कि आपने वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। आपको प्योर का वेपर प्रेशर गिवन है 100 mm Hg, ठीक है। तो बस इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद था ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी उसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। बस उसको आप सीधे सीधे आप सॉल्व करते जाओ, P0 माइनस P0 इज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। तो P0 आपको गिवन है कितना 100 mm, सो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे है 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन 50 मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है 1, सॉल्वेंट के है 50। बस वैल्यूज को फिल करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर लास्ट क्वेश्चन, 0.01 मोलल
aqueous solution of AlCl3 freezes at this temperature. Calculate the percentage of dissociation. KF for water आपको गिवन है, आपने निकालनी है परसेंटेज डिसोसिएशन यानी कि अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले निकालोगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो पहले डेल्टा टी एफ आपने निकाल दिया, उससे आपने आई की वैल्यू निकाली, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना डिसोसिएट हो रहा है ना। आपको सिर्फ इतना दिया है कि डिसोसिएशन हो रही है, कितनी हो रही है ये नहीं पता, ठीक है। आई आपने निकाल लिया फ्रॉम डेल्टा टी एफ वाले इक्वेशन से, ठीक है। वैल्यूज पुट करिए, आपके पास आई की वैल्यू आ गई। आपको दिख रहा है कि AlCl3 है ना, ये कितने में डिसोसिएट होगा, 1 और 3 Cl में, 1 एल्यूमिनियम और 3 Cl में, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 4 में, 4 में डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएशन के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला कराया था, अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू आपके पास है, एन की वैल्यू आपके पास है, बस वैल्यूज़ को पुट करो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.883। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांगी, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांगते ना तो अल्फा लिखते 0.883, यहाँ पे करते बस कर जाते आंसर की, बट यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जितने आपकी वैल्यू आएगी उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितना आ जाएगा, 88.3%। नेक्स्ट इज कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपके पास आपके आ जाएंगे अब इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस है अब, ठीक है, 6 से 10। देखो भाई, कह रहे हैं EMF आपने निकालना है, ये आपके पास सेल है, ठीक है। टेम्परेचर आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आपको 10 का गिवन है, हाइड्रोजन का गिवन है, log 10 की आपको वैल्यू गिवन है 1। भाई सीधी सी बात है, आपको देख रहे हैं भाई, आपके n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस कितनी आ रही है यहाँ पे, देखो कितने जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ठीक है। तो बस अपनी नर्स्ट इक्वेशन लगाओ, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो यानी आप कैसे कौन सी वैल्यू लगाओगे, 0.059/n वाली, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि वो जो थी ना बड़ी सी RT वाली इक्वेशन है ना, 2.303 RT वाली है ना, तो वो वाली इक्वेशन आप बहुत कम यूज़ करोगे, इसको आप ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, ये इक्वेशन को आप ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है। तो बस E cell is equal to E naught cell minus 0.059/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट आपके क्या है, H पॉजिटिव है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, इसको मैंने इधर पावर में लगा दिया, ठीक है, जैसे हमने किया था क्वेश्चंस में भी, ठीक है। बस वैल्यूज को पुट कर दो। E नॉट सेल आपने निकालना भाई, E नॉट सेल आप निकाल सकते हो कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, ये आपका रहा कैथोड, ठीक है। तो सॉरी, ये आपका, हाँ ये रहा आपका कैथोड, ये रहा आपका एनोड, ठीक है। कैथोड का आपको दिया हुआ है 0, ठीक है, हाइड्रोजन SH है ये आपका, 0 वैल्यू गिवन है। एनोड के लिए आपको गिवन है -0.14, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, 0.14, ठीक है। ई नॉट सेल आपने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। कंसिडरेशन आपको गिवन है, मैंने आपको वहाँ पे भी जब क्रैश कोर्स में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब आपके पास कंसिडरेशन गिवन होगी ना 0.01 या 0.001, आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने 10 की पावर में लिखना, ठीक है। जैसे 10⁻³ 10⁻², बस वैल्यूज़ को पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। Next is conductivity of 0.0025 mole per liter acetic acid is this. Calculate its degree of dissociation if lambda naught m for acetic acid is this. ठीक है, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपने क्या निकालना है भाई, आपने निकालना है अल्फा। अल्फा आपको पता था क्या, किससे आता था, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा नॉट m गिवन है, लैम्डा m पहले आप निकालोगे, कैसे, आपके पास कापा की वैल्यू गिवन है, कितनी कापा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। और आपके पास मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है, बस वैल्यूज़ को पुट करो, आपके पास लैम्डा में आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास लैम्डा नॉट m कितना है, 390, ठीक है, 390 आपके पास गिवन है, बस वैल्यूज़ को पुट करो, इस फॉर्मूले में लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका, अल्फा आ जाएगा, बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज भाई देखो, when a steady current of 2 ampere was passed to two electrolytic cells A and B containing electrolyte zinc sulfate, copper sulfate connected in series, 2 gram of copper were deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? आपने निकालना है कितना ज़्यादा देर आपका करंट जो है फ्लो किया, ठीक है, और कितना मास ऑफ जिंक जो है डिपॉजिट हुआ कैथोड ऑफ सेल A,
ठीक है। बेसिकली ये आपके न्यूमेरिकल्स है जो ये किस पे बेस्ड है, फैराडेज लॉज के ऊपर, ठीक है। और आपको एटॉमिक मास गिवन है कॉपर का, जिंक का, फैराडे की वैल्यू गिवन है, ठीक है। भाई देखो सबसे पहले आपने निकालना कितना टाइम है। टाइम के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला भाई देखो, टाइम के लिए आपको पता है फैराडेज का फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू मोलर मास इंटू आई इंटू टी अपॉन एन इंटू 96500 NF, ठीक है। ठीक है जी। तो आपने निकालना है टाइम, वैल्यूज़ को पुट करो, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3039 सेकेंड, ठीक है। और सेकंड लॉ से आपको पता था W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, 1 में ले रहा हूँ जिंक को, 2 में ले रहा हूँ कॉपर को, वैल्यूज़ को पुट करो, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट की अगर बात करें तो जिंक भी आपको पता है, जिंक भी आपका जो आएगा उसका इक्विवेलेंट वेट वो आएगा उसके मोलर मास बाय 2 से, ठीक है। और कॉपर का भी आएगा मोलर मास बाय 2 से, यानी कि आपने बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। 1 आपका जिंक है ना, तो 65/2 63.5/2, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगी मास ऑफ जो जिंक डिपॉजिटेड है, ठीक है, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता, सीधा देखो मांगा क्या है। देखो पहले देखो क्या आपसे मांगा है, फिर देखो आपके पास क्या गिवन है, ठीक है। और आपने जितने भी अपने फॉर्मूलेस किए हैं ना, उसमें से देखो कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेस्ट लगेगा। इसलिए मैं आपको बार बार क्रैश कोर्स में भी कहता था, अभी भी कहूँगा, जिन्होंने अभी तक अपनी फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनाई, ठीक है, फॉर्मूला नोटबुक फॉर्मूला कॉपी आपने नहीं बनाई, ठीक है, उनका काम मुश्किल हो जाएगा बाद में, ठीक है। और अब दिन बहुत कम बचे हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने अगर फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने रिवाइज कर ली अच्छे से, तो भाई फॉर्मूला बैंक अपना ज़रूर अपने हाथ से लिखो, फार्मूला बैंक अपना हाथ से लिखो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे और कब कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको लगाने में आसानी होगी। नेक्स्ट इज कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन गिवन है, वैल्यूज आपके पास ई नॉट की गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, एन की वैल्यू कितनी हो रही है 6, ठीक है। बस ई नॉट सेल पहले निकालो, सबसे पहले कैथोड माइनस एनोड। अब देखो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्रैश कोर्स में भी कि अगर आपके पास ऐसे रिएक्शन गिवन है तो आप उसको सेल की जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है उसमें लिखोगे, अगर उसमें है तो ऐसे पूरी रिएक्शन की फॉर्म में लिखोगे। इन केस आपके पास अगर टाइम कम है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास रिएक्शन गिवन है, अब आपको पता है कैथोड पे क्या होती थी रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब आपको दिख रहा है कैडमियम की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। एंड क्रोमियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आप सीधा भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। बट प्रोवाइडेड अगर आपको अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर भाई, आपको कहीं पे डाउट लगता है, तो एक बार सेल वो रिप्रेजेंटेशन वाला जो था उसको दोबारा लिख लेना, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। और ये फ्री के नंबर होते हैं भाई, ये वाले आपके इतने आसान आपके क्वेश्चंस होते हैं इसमें बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो भाई इसको ये आपका मतलब चांस है अपने स्कोर को यहाँ से यहाँ पे लेके जाने का, ठीक है। तो भाई देखो ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है। कैथोड आपका कैडमियम है, एनोड आपकी क्रोमियम है, वैल्यूज को पुट करो, ई नोट सेल आपका आ जाएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब डेल्टा जी का वैल्यू आपको पता था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमने किया था फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। एन आपको पता है, एफ की वैल्यू गिवन है, ई नोट ऑफ सेल आपने निकाल लिया, वैल्यूज को पुट करो, क्या आ जाएगा -196860 जूल पर मोल। बहुत बड़ी वैल्यू है, थोड़ा सा उसे छोटा करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम उसको जूल को कन्वर्ट कर देंगे किलो जूल में, तो आ जाएगा -196.86 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ई नॉट सेल अगर आपके पास आपने निकाल लिया था, कितना था 0.34 वोल्ट। अब आपने क्या निकालना था इसमें, लॉग के सी। तो लॉग के सी को आप कैसे निकाल सकते हो, हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, ठीक है। ई नॉट सेल आपको वैल्यू गिवन है, एन आपको पता है, तो बस इसको आप यहाँ पे लेके जाओ, लॉग के सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34.5, ईजी।
नेक्स्ट इज आपका लास्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 molar acetic acid solution is found to be 100 ohm. If the cell constant is this, calculate the molar conductivity of acetic acid solution. भाई अब ये क्वेश्चन ना आप अभी खुद ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और एक क्वेश्चन को आप अभी खुद ट्राई करो। इसमें हिंट क्या है भाई, देखो आपने निकालना मोलर कंडक्टिविटी, किसके इक्वल होती है, कापा इंटू 1000/m, ठीक है, कापा इंटू 1000/m इसके इक्वल होती है, राइट। और कापा आपको पता है कापा किसके इक्वल होता है, 1 by रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी आपको पता है किस फॉर्मूले से आप निकालते थे, R इज इक्वल टू रो L/A। आपके पास गिवन क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, और सेल कांस्टेंट गिवन है। सेल कांस्टेंट क्या होता था, L/A G*, है ना, सेल कांस्टेंट होता था आपका L/A, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले आप रो की वैल्यू निकालो, रो से आप कापा की वैल्यू निकालोगे, कापा से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, मोलारिटी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.08 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट आपका है जो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, अब इसके क्वेश्चंस होंगे 11 से 15। तो पहला क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट दिस, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। log 2 आपको गिवन है, log 3 गिवन है, log 4 आपको गिवन है। भाई देखो अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको रेट कांस्टेंट गिवन है, आपको एक और चीज़ गिवन है। भाई देखो अगर तो आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आपको फिर तो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो है इक्वेशन आपको उससे करना पड़ेगा, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप एक छोटी सी ट्रिक देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 ग्राम किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2.5 ग्राम में जा रहा है, ठीक है। आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है कितनी हो रही है, हाफ हो रही है, यानी R आपका R0/2 हो रहा है। तो आपका जो T होगा, टाइम होगा, वो किसके इक्वल होगा, T½ के इक्वल होगा, है ना। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर में T½ का फॉर्मूला क्या था, 0.693/K। सिंपल सा, अगर आप ऐसे पूरा सॉल्व करोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा बनेगा, पहले लॉग की वैल्यू निकालो, है ना, 2.303, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप करोगे, क्यों करनी भाई, किस लिए करनी, कौन कह रहा है आपको करने के लिए, सीधा सा आप निकालो। आपको दिख रहा है जब कि आपके कंसंट्रेशन हाफ हो रही है तो T½ वाला फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर पाओ, ठीक है। T½ वाला फॉर्मूला लगाओ, अपना आंसर लिखो, खत्म, ठीक है। कैलकुलेशन भी आसान, टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी आपकी। नेक्स्ट इज शो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of is twice the time required for completion of 90% ऑफ रिएक्शन। भाई ये NCERT का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। log 10 की वैल्यू आपको 1 गिवन है। देखो भाई आपने निकालना कि भाई 99% कंप्लीशन हो रही है तो उसका टाइम जो लगेगा वो 90% कंप्लीशन के ट्वाइस का टाइम होगा। यानी अगर मैं 90% कंप्लीशन की बात करूँ, ए से पी में बन रहा है, 0 पे इसके अगर मैंने मान ली कंस्ट्रक्शन 100 है, ये कुछ भी नहीं होगा। 90% पे ये कितना रह जाएगा, 10, ये हो जाएगा 90, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करो 2.303.90% log R0/R, ठीक है। आपने वैल्यूज पुट करी 100/10, ठीक है। आपके कितना आ जाएगा, log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो T 90% आ जाएगा 2.303/K। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो। 99% कंप्लीशन के लिए क्या है आपके पास, ए से बी जा रहे हो, 0 पे 100 है, ये कुछ भी नहीं है, 99% पे आपका 1 रह जाएगा, ये 99 हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करो, R0 आपका है 100, R है आपका 1, तो 100/1 यानी कि 10 की पावर 2, यानी कि log 10⁻² इज इक्वल टू 2 log, अगर log 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 होता है तो log 10 की पावर 2 किसके इक्वल होती है भाई, 2 के इक्वल होती है। बस ये दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो। T 90% कितने किसके इक्वल आ रहा था, 2.303/K, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो 2.303/K को मैं लिख सकता हूं T 90%, है ना। तो यही आपने निकालना था कि 99% कंप्लीशन के लिए जो 90% के लिए टाइम लगेगा उसका ट्वाइस होगा, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, यानी कि 4 गुना होगा,
K2 is equal to 4 times K1 when temperature changes from 300 to 320 Kelvin. टेम्परेचर T1 आपका 300 है, T2 आपका 320 Kelvin है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी भाई, सिंपल सा फॉर्मूला था, log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब सोचोगे सर 2.303 R निकालना पड़ेगा, नहीं भाई, वैल्यूज गिवन है, ध्यान से देखो, पहले देखो निकालना क्या है, फिर देखो गिवन क्या है, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर पा लो, खत्म। ठीक है, 2.303 R की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, बस आपने वैल्यूज आपने निकाली, log 4K1 बाई K1, ये K1 से K1 कट हो जाएगा, log 4 है, log 4 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.60। ठीक है, बस इसको आप निकाल लो, इधर ले आप पूरा सॉल्व करो इसको, और ये की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 55.15 किलो जूल पर मोल। सिंपल है भाई, इक्वेशन देखो, पहले देखो निकालना क्या है, क्या क्या आपके पास गिवन है, फॉर्मूला पकड़ो, उसमें वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो। वो तो बेसिक मैथ्स है ना भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये तो बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बस फिजिकल में। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, a प्लस 3b गिव्स 2c। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c इज दिस, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c यानी कि आपको dc बाई dt गिवन है। आपने निकालना रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b किसके इक्वल होता था, माइनस db बाई dt। ये मैंने क्वेश्चंस आपको क्रैश कोर्स में सारा कुछ कराया, बट ये मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इन केस आपका अगर कुछ वो वाला कुछ पार्ट अगर मिस हो गया हो या आपने उसके ऊपर ध्यान ना दिया हो, तो इसके ऊपर भाई ध्यान दे देना। ये सेम तरह के क्वेश्चंस मैंने क्रैश कोर्स में भी करवाए हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से करना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करना। तो भाई देखो, ये आपके पास इक्वेशन है, a प्लस 3b गिव्स 2c। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 db बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 dc बाई डी टी, ऐसे ही आएगा। अच्छा, आपके पास कितनी वैल्यू गिवन है, dc बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख सकता हूँ प्लस 1/2 dc बाई डी टी। ठीक है, तो बस dc बाई डी टी आपको कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10 टू माइनस 4। ये मैंने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन आपको, अच्छा नेक्स्ट आपने निकाला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यानी कि माइनस dB बाई डी टी। अब रेट ऑफ रिएक्शन में आपके पास क्या है, बी के साथ इक्वेशन आपका रिलेशन क्या है, माइनस 1/3 dB बाई डी टी, ये वाला रिलेशन है ना आपके पास। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/3 dB बाई डी टी। आपने निकालना माइनस dB बाई डी टी, तो 3 को आप इधर ले जाओगे, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू 3.75 इंटू 10 टू माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बहुत ईजी क्वेश्चन, बट स्कोरिंग पार्ट। ठीक है, बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। अब ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये मैंने स्पेशली जो आपकी केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने कराया था, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का, वैल्यूज चेंज है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अभी पॉज करो और ये जो आपका क्वेश्चन है इसको अभी आप सॉल्व करो। ठीक है, इसका हिंट बस इतना देख लो कि रेट इसका क्या होगा, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, तो आपके पास ऐसे जब भी टेबुलर फॉर्म में हो तो आपने क्या करना है, पहले जैसे मान लो मैंने ए का निकालना है, ठीक है, मैंने ए की एक्स का निकालना है ना, तो मैं बी वाली टर्म्स वो लूँगा जो कांस्टेंट होगी, ये 0.01 या 0.01, सो दैट कि ये कट हो जाए कट हो जाएगी और आपका ए के विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा। यानी याद है ना, R1/R2 ऐसे कहते थे, R1/R2 इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई अपॉन के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगे जो ऊपर लोगे आप 1 के विद रिस्पेक्ट टू वाली कंसिडरेशन, नीचे लोगे 2 के विद रिस्पेक्ट टू वाली कंसिडरेशन ए और बी की। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने ए की मैंने अलग अलग ली है ना, बी और बी की मैंने ली 0.01 0.01। ठीक है, तो बी की कट हो जाएगी, एक्स आ जाएगा। सिमिलरली आप फिर देखोगे जिसमें ए कांस्टेंट है, ठीक है, ए कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें बी वेरी कर रहा है, तो इससे आप y निकाल लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है इसमें भाई, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे रिएक्शन का, देखो आपको पता है रेट किसके इक्वल आएगा, रेट आप किसके इक्वल आएगा, ये आपने इक्वेशन लिखी थी ना। ठीक है, तो आपको पता है x क्या है आपका 1, y क्या है आपका 0, तो रेट किसके इक्वल आएगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 0
एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अब कोई सी भी मान लो आपने ए वाली इक्वेशन ले लो, जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन ले लो, इसमें ए की वैल्यू पुट करो, रेट की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना है, ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। भाई देखो PYQs बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बार बार कहा कि PYQs को साथ में लेके चलो, जौन से भी पब्लिशर की बुक लेनी है ले लो, ठीक है। जौन सा भी पब्लिशर लेना हो, अरिहंत लेना हो, MTZ लेना हो, जौन सा भी लेना हो, पर सबसे पहले अपनी NCERT को अच्छे से करो, ठीक है, और अपने फिर PYQs के ऊपर जाओ, ठीक है। तो ये जो मैंने पाँच ये मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के PYQs जो मैंने लिए इसमें, ठीक है, वो इसीलिए मैंने ये वाले उठाए हैं, क्योंकि इसमें ना आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कोई भी बुक उठा के देखोगे ना PYQs की, इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, वैल्यूज चेंज होगी, बट क्वेश्चंस का जो टाइप है वो इसी तरह का ही होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी, थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, बट टाइप इसका 90% इसी तरह का ही होगा, ठीक है। सो एक तरह से ये आपको एक तरह से गाइड कर सकती है ये आपको ये वाली आज की हमारी क्लास, सो दैट कि आप जब भी अपनी ये फिजिकल केमिस्ट्री के आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, है ना, तो आपको आइडिया होगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को हमने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सो दैट अपने पेपर वाले दिन हम इस पेपर को फोड़ के आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।